आज हम केस डिस्कशन के बारे में देखेंगे। तो कोई भी अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए वो चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये होगा शॉर्ट केस डिस्कशन। तो आज का केस है सबसे पहला कि एक 81 ईयर ओल्ड वुमन आई हमारे पास। 81 ईयर ओल्ड वुमन ब्रॉट टू दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आई बाय द चिल्ड्रंस who state that the patient is acting more tired than usual। पेशेंट जो है वो 81 ईयर्स वुमन है जो कि पहले से बहुत ही फटीगनेस उसको फील हो रहा है, यानी कि वीकनेस जो फील हो रहा है। पेशेंट को 2 दिन से लास्ट 2 डेज से पेशेंट को फीवर है एंड इज मोर कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में है पेशेंट। तो जैसे ही हमें फीवर इस पता चलता है कि पेशेंट को फीवर है तो सबसे पहला चीज ये दिमाग में आना चाहिए कि फीवर क्यों होता है। तो बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने की वजह से फीवर होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला चीज इसने बताया कि पेशेंट को फीवर है लास्ट 2 दिन से। ऑर्डिनरीली द पेशेंट इज हाई फंक्शनिंग, शी इज एम्बुलेटरी, कुक्स फॉर हरसेल्फ, वॉक ऑन ट्रेडमिल फॉर 30 मिनट्स अ डे। यानी कि पेशेंट जो है वो हाइपर एक्टिव है, वो अपना काम खुद करती है 81 के एज में भी, यानी कि घर का सभी काम वो खुद से करती है। लेकिन कुछ दिन से उसे टायर्डनेस या फटीगनेस फील हो रहा है और फीवर भी आ रहा है। हर वाइटल साइंस आर बीपी इज 85/60, हार्ट रेट इज 125, रेस्पिरेशन रेट 20, टेम्परेचर 101 एंड सैचुरेशन 97%। तो मोस्टली उसका बीपी जो है वो लोअर साइड में है, यानी कि हाइपोटेंशन है पेशेंट को। दूसरा चीज है टैकीकार्डिया प्रेजेंट है, उसके साथ साथ फीवर है, यानी कि पायरेक्सिया है। तो टेम्परेचर 101 का है, सैचुरेशन नॉर्मल है ऑन रूम एयर। ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट हैज ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। पेशेंट का अगर म्यूकस मेम्ब्रेन देखा गया, टंग देखा गया तो वो कैसा था, ड्राई था, यानी कि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड भी है। क्या है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी है, बट इज अदरवाइज अनरिमार्केबल, और भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। शी इज ओरिएंटेड टू प्लेस एंड पर्सन, प्लेस और पर्सन को ओरिएंटेड है, बाकी इंटरमीडिएटली पेशेंट कंफ्यूज रहती है। हर लेबोरेटरी रिजल्ट शोज WBC काउंट 14,300, थोड़ा सा हायर साइड पे है। हीमोक्राइट लेवल 30 ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे है, लोअर साइड के बॉर्डर लाइन पे है हीमोक्रिट। और प्लेटलेट काउंट 3,50,000। हर इलेक्ट्रोलाइट आर विद इन द नॉर्मल लिमिट। तो मोस्ट प्रोबेबली कंफ्यूजन होने का चांसेस जो था, जो कि हो सकता है हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से, हाइपोनाइट्रीमिया की वजह से। तो हाइपोनाइट्रीमिया रूल आउट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस नहीं है। ब्लड ग्लूकोज इज 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी नॉर्मल है। चेस्ट रेडियोग्राफी में कोई भी तरह का इन्फिल्ट्रेट, कंसोलिडेशन या इन्फेक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि लंग इन्फेक्शन नहीं है। यूरिन अगर एनालाइज किया तो यूरिन एनालाइज में पता चला कि जो प्रोटीन है वो 2+ है, कीटोन ट्रेस है। WBC इन दी यूरिन, यानी कि पस सेल्स या फिर हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइड जो है वो 100/HPF है, यानी कि वो हायर साइड पे है। RBC 5 to 10/HPF। पेशेंट को मोस्टली डिहाइड्रेशन है, पेशेंट को हाइपोटेंशन है, पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन है और पेशेंट को उसके वजह से फीवर आया है। तो ये सब चीज हमारे पास अभी तक क्लियर हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, 500 ml फ्लूइड दिया पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेटेड थी और पेशेंट का बीपी भी था वो लोअर साइड पे था। और उसके साथ साथ इन्फेक्शन को कवर करने के लिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया गया पेरिफेरल लाइन से। बाद में फिर से देखा गया तो बीपी था 82/60 mm of Hg। अभी इसके बाद पेशेंट का डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल, और पेशेंट का एप्रोप्रिएट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता चला कि पेशेंट हाइपोटेंशन में है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को टैकीकार्डिया है, और कहीं ना कहीं फीवर का जो कॉज है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट इन्फेक्शन की वजह से उसका बीपी जो है वो लोअर साइड में है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसे प्रोविजनल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट है सेप्टिक शॉक में।
किसमें है पेशेंट? तो पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, उसकी वजह से पेशेंट के बॉडी में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसके साथ साथ पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम है और पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट थोड़ी सी टायर्डनेस फील कर रही है। अभी इस कंडीशन में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले अगर हमें पता है कि पेशेंट को हाइपोटेंशन है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो मोस्टली हमें सबसे पहला फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन भी कब करना चाहिए? जब हमें पता हो कि पेशेंट का कार्डियक स्टेटस अच्छा है। अगर पेशेंट का कार्डियक स्टेटस अच्छा नहीं है और फिर भी हम फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं तो पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में चली जाएगी या पेशेंट को हम कह सकते हैं कि लंग्स में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर पेशेंट का सबसे पहले अगर बीपी लोअर साइड पे है, उसके साथ साथ पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट का हाइपोटेंशन है, पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड है, तो सबसे पहला चीज हमें फ्लूइड देना चाहिए कार्डियक स्टेटस को देखते हुए। लेकिन जब हमने फ्लूइड दिया उसके बाद भी जो है वो बीपी जो है वो नॉर्मल रेंज तक नहीं आया या फिर बीपी जो था वो उतना ही था, ब्लड प्रेशर जो था वो उतने ही लेवल पे था, तो आगे इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उस जगह पे आईसीयू में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला सबसे बेसिक चीज होता है कि हमें सेंट्रल वेनस प्रेशर के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। पेशेंट जैसे कि हम कह सकते हैं कि सेप्टिक शॉक में है, इन्फेक्शन है, तो हमें सीवीपी यानी कि सेंट्रल वेनस प्रेशर के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम विदाउट सेंट्रल वेनस प्रेशर कैलकुलेट किए ही फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं तो पेशेंट क्या करेगी? तो पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में लैंड अप हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल होगा पेशेंट के लिए। तो 500 ml फ्लूइड देने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आईजेवी यानी कि इंटरनल जुगुलर वेन जो होता है वहां पे हमें सेंट्रल लाइन डालना चाहिए और सेंट्रल लाइन से हमें पता चलेगा कि पेशेंट का जो है वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेशेंट का सीवीपी हम मेजर कर सकते हैं। तो आईजेवी लाइन यानी कि इंटरनल जुगुलर वेन से सेंट्रल लाइन डालना चाहिए और सेंट्रल लाइन से हमें सीवीपी मेजर करना चाहिए। तो सीवीपी मेजर करने से हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है, पेशेंट का इंटरनल हाइड्रेशन कैसा है, पेशेंट का इंटरनल हाइड्रेशन कैसा है। सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर लेने के बाद अगर सेंट्रल वेनस प्रेशर है वो 8 से 12 सेंटीमीटर तक आता है तो हम इसे कहते हैं नॉर्मल रेंज। अगर पेशेंट का सीवीपी जो है वो 8 से कम आता है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड है और पेशेंट को फ्लूइड की जरूरत है। लेकिन अगर सीवीपी 12 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसे फ्लूइड की जरूरत नहीं है, यानी कि इंटरनल जो फ्लूइड है वो अच्छे अमाउंट में है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें इसे फ्लूइड एडमिनिस्टर करना चाहिए। अगर सेंट्रल वेनस प्रेशर देखने के बाद भी, नॉर्मल होने के बाद या हाई होने के बाद भी बीपी नॉर्मलाइज नहीं होता या हाइपोटेंशन ही रहता है तो इस कंडीशन में हमें वैसोप्रेसिन स्टार्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वैसोप्रेसिन स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि हमने हॉस्पिटल सेटअप में देखा है कि नॉल एड्रीनालिन या फिर हम कह सकते हैं डोब्यूटामाइन ये स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली अगर सेंट्रल वेनस प्रेशर नॉर्मल होने के बाद या हाई होने के बाद भी ब्लड प्रेशर नहीं नॉर्मलाइज होता है तो हमें वैसोप्रेसिन स्टार्ट करना चाहिए। वैसोप्रेसिन स्टार्ट करने के बाद पेशेंट का 2 चीज मॉनिटर करना काफी ज्यादा जरूरी है। एक तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर और दूसरा पेशेंट का यूरिन आउटपुट। पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर मेजर करना है, यूरिन आउटपुट मेजर करना है, ये 2 चीज पे ध्यान देना है। अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट नहीं आता है तो उसके साथ उसे डोब्यूटामाइन भी लगाना काफी ज्यादा जरूरी पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट में सबसे पहला चीज हमें क्या करना चाहिए? तो कभी भी पेशेंट अगर हमारे पास आएंगे जो हाइपोटेंशन में है, डिहाइड्रेटेड है, फीवर है, यानी कि बेसिकली पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, तो सबसे पहले उसे थोड़ा सा फ्लूइड देना जरूरी है। फ्लूइड देने के बाद भी अगर उनका ब्लड प्रेशर नहीं आता है तो उसे एक आईजेवी लाइन या फिर सेंट्रल लाइन डाल के उसका सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर करना काफी ज्यादा जरूरी है। सेंट्रल वेनस प्रेशर अगर
लोअर साइड पे होता है तो हम फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर सीवीपी जो है वो नॉर्मल होता है या हायर साइड पे होता है तो हमें फ्लूइड एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके जगह पे हमें वैसोप्रेसिन स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि नॉलेड हो गया, डोपामाइन हो गया, डोब्यूटामाइन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, ये सब चीजें हमें स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी वैसोप्रेसिन स्टार्ट करने के बाद हमें दो चीज ध्यान रखना है, एक तो पेशेंट का बीपी मॉनिटर करना है, दूसरा यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। यूरिन आउटपुट अगर नहीं ठीक से आता है तो डोब्यूटामाइन का ड्रिप भी लगाना काफी ज्यादा जरूरी होगा। दूसरा चीज है कि अगर पेशेंट का हेमोक्राइट लेवल अगर 31 या फिर हम कह सकते हैं 30% से कम होता है, या फिर सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन अगर 70% से लेस होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट को पीसीवी यानी कि ब्लड एडमिनिस्टर करना जरूरी पड़ सकता है, क्योंकि हेमोक्राइट लेवल तभी कम होता है जब आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम होता है, और सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर हम देखेंगे वो अगर 70 के नीचे आता है तो ये एक आइडियल कंडीशन होगा कि हम उसे पीसीवी दे, जिसकी वजह से कि आरबीसी का काउंट बढ़े, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़े, और उसकी वजह से भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर करना, उसके अकॉर्डिंगली ही मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना, ब्लड प्रेशर देखना, यूरिन आउटपुट देखना, और सिम्टोमेटिकली पेशेंट को आगे की तरफ ट्रीट करना विद ऑल द पॉसिबल एंटीबायोटिक्स, एंटासिड, एंटीएमेटिक्स।